स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते भारत द्वारा GSLV D6 के माध्यम से हुए GSAT-6 के सफल प्रक्षेपण की। जानेंगे कैसे संभव होगी ड्रोन के जरिए दवाइयों की डिलीवरी और डालेंगे एक नजर जीरो वेस्टेज वाली वेस्ट वाटर प्यूरिफायर तकनीक पर। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। अंतरिक्ष में भारत की सफलता की एक और उड़ान। GSLV D6 और GSAT-6 का सफलतापूर्वक हुआ प्रक्षेपण। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किया नए जीरो वेस्टेज वाली वेस्ट वाटर प्यूरिफायर तकनीक का विकास। अब ड्रोन पहुंचाएगा हर घर दवाई। भारत और नेपाल में फिर से आ सकता है भूकंप। वैज्ञानिकों ने भूकंप रोधी इमारतें बनाने पर दिया जोर। और खोज खबर में इस हफ्ते हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। अंतरिक्ष में एक और सफलता हासिल करते हुए भारत ने 27 अगस्त को GSLV D6 और GSAT-6 का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया। GSLV D6 भारत का 9वां जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिससे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट G6 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। समय 4:52। जगह सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट। मौका संचार उपग्रह GSAT-6 का सफल प्रक्षेपण। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गुरुवार 27 अगस्त 2015 को इसरो ने GSLV D6 ने संचार उपग्रह GSAT को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये पहला कदम है। अभी लास्ट ईयर जनवरी में पहला लॉन्च हुआ। Now next launch we have done. So this demonstrates that what happened on January was not a flash in the pan. So we do understand the intricacies of the various things. Now it is our job to make sure that we repeat it. See, because the more and more you repeat and then you succeed. GSLV D6 की सफल उड़ान से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। इसके लॉन्च में अधिक प्रभावी क्रायोजेनिक इंजन CUS का इस्तेमाल किया गया है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में CUS काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी को लाने में 2 दशक का समय लगा है और इसके विकास पर 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 49.1 मीटर लंबे व 416 किलो वजनी रॉकेट ने 2117 किलोग्राम वजन के GSAT-6 संचार उपग्रह को लगभग 17 मिनट में GTO तक पहुंचा दिया। GSAT-6 उपग्रह अब 168 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये पृथ्वी से 35,939 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले दिनों में ये उपग्रह पूर्वी देशांतर से 83 डिग्री पर देश के ऊपर स्थापित कर दिया जाएगा। GSAT-6 भारत का 25वां भू स्थिर संचार उपग्रह है, जबकि GSAT श्रेणी में 12वां। GSAT-6 अगले 9 साल तक काम करेगा। इसके C बैंड में राष्ट्रीय बीम और S बैंड में 5 स्पॉट बीमों के जरिए संचार सुविधा मिल सकेगी। 6 डायामीटर वाला GSAT-6 का एंटीना इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एंटीना है। इसका इस्तेमाल 5 स्पॉट बीम के लिए किया जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है। पानी की बढ़ती खपत के साथ साथ साफ पानी की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को विकसित किया है। डॉक्टर संजीव संबंधन और उनके दल ने वेस्ट वाटर प्यूरिफायर का आविष्कार किया है। खास बात यह है कि इस प्यूरिफायर में पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती। पेश है ये रिपोर्ट। धरती यूं तो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, लेकिन इसमें अधिकतर पानी पीने योग्य नहीं है। जल संसाधनों के सूखने और मुहैया साधनों के दूषित होने के कारण पीने का साफ पानी जुटा पाना मुश्किल होता जा रहा है।
दूषित पानी की इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर संजीव संबंदन और उनके दल ने एक नए जल शोधक का निर्माण किया है, जिसे वेस्ट वाटर प्यूरिफायर का नाम दिया गया है। Just taken any source of water, sewage water or the water found in a puddle nearby, and you have a little hand crank or a solar cell which is enough to power this little bottle, and by just powering this bottle with a hand crank, a person can actually convert this poor source of water into clean drinking water, and that is what this technology kind of enables. इस प्यूरिफायर में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दूषित पानी को साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पानी की एक बूंद भी जाया नहीं होती। ये प्यूरिफायर बिना किसी मेम्ब्रेन और रसायन के काम करता है। शुद्धिकरण की इस तकनीक में इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पानी की सूक्ष्म अशुद्धियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन अशुद्धियों को एक सस्ती जाली के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। इन जालियों यानी मेशेस को साफ कर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। We are at a stage where we have got the proof of concept. We now have a system in our lab which performs filtration of 1 liter of water in 10 minutes, consuming only about 100 milliwatts of power. And right now we have the funds to run a pilot project which will be set up at the IAC sewage plant. And this pilot project is aimed at cleaning up about 500 liters of water an hour. And if this succeeds, then we really have a technology that can scale right from a water bottle all the way up to a community based system, and we hope that this will benefit the country. खास बात यह है कि इस प्यूरिफायर को पानी की 1 लीटर वाली बोतल के अंदर भी लगाया जा सकता है। 1 लीटर दूषित पानी को साफ करने के लिए 100 मेगावाट पावर का सोलर सेल ही काफी है। हाल ही में इस प्यूरिफायर को ज्यूरिक में आयोजित गूगल पिच फेस्ट में पुरस्कृत किया गया है। इस टीम को साल 2013 में गांधीयन यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस दल ने एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर फिल्ट्रेशन सिस्टम का खाका तैयार किया था। यह सिस्टम 1 मिनट में 1 माइक्रोलीटर पानी को शुद्ध कर सकता है। इस वेस्ट वाटर प्यूरिफायर को बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाटर प्यूरिफायर आपदा प्रभावित क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों व प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। क्या हो अगर किसी आपदा के चलते आप दवा पाने से वंचित रह जाएं? लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दवाई तक नहीं पहुंच पाए तो दवाई खुद आप तक पहुंच जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के वैज्ञानिक ड्रोन के जरिए लोगों तक दवाई पहुंचने की संभावनाओं का परीक्षण कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। चेचक और पोलियो उन्मूलन से लेकर टेलीमेडिसिन तक आजादी के बाद हमारे देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। देश में आज भी दूर दराज के ऐसे कई इलाके हैं जहां उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना बहुत मुश्किल है। ये समस्या तब और भी जटिल हो जाती है जब ये इलाके बाढ़ या तूफान जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक नए समाधान की पेशकश की है। IIPH हैदराबाद के वैज्ञानिक ड्रोन के जरिए लोगों तक दवाइयां पहुंचाने की संभावनाओं का परीक्षण कर रहे हैं। इस तकनीक के जरिए मरीज एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करेगा। इस कॉल के जरिए मरीज की लोकेशन का पता लगाया जाएगा और फिर ड्रोन उसकी जरूरत की दवा उस तक पहुंचाएगा। यानी अब अगर आप दवा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो दवा आप तक पहुंचा दी जाएगी। यानी अब ड्रोन पहुंचाएगा आपकी दवा आपके द्वार। We want to find out how much the payload of the drones can actually benefit people. We are also trying to use the cameras on the drones to completely map what kind of medicines these drones will be carrying. IIPH के वैज्ञानिक जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स के साथ मिलकर ये परीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल ये परीक्षण दवाओं के लेन देन, मरीजों के ब्लड सैंपल और उनकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लाने ले जाने के लिए किए जा रहे हैं। इस तकनीक को कुशल और विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक ड्रोन का निर्माण करने वाली तमाम कंपनियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं।
ड्रोन के इस्तेमाल पर लगे सरकारी प्रतिबंध को हटाए जाने की संभावनाओं के बीच वैज्ञानिक ऐसी तकनीक बनाने में लगे हैं जिससे ड्रोन की लगातार मॉनिटरिंग हो सके ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर पाए। उम्मीद जताई जा रही है कि वैज्ञानिकों की ये मुहिम जल्द ही रंग लाएगी, जिससे समय रहते लाखों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। अप्रैल 2015 को भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई। देखते ही देखते हजारों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। इस भारी त्रासदी के बाद वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में आए भूकंप पर शोध किया और पाया कि आने वाले समय में भारत और नेपाल में फिर से भूकंप आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी के अंदर दबाव लगातार बना हुआ है, जो भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस शोध को नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पच्चीस अप्रैल 2015, इस काली तारीख को कोई भूले से भी नहीं भुला सकता। यही वो तारीख थी जब धरती हिली और लाखों की तादाद में जान माल का नुकसान कर गई। कुछ लम्हों में ही बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी के मलबों में तब्दील हो गईं। नेपाल में आए भूकंप से हुई हानि से कोई उभर भी नहीं पाया है कि वैज्ञानिक इससे भी ज्यादा तीव्रता के साथ आने वाले भूकंप के झटकों का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक ताजा शोध के मुताबिक अप्रैल में आए भूकंप में धरती के अंदर बना पूरा दबाव बाहर नहीं आ पाया है। इसलिए भविष्य में इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आने की आशंका लगातार बनी हुई है। निरीक्षण बताता है कि धरती के अंदर बन रहे दबाव का केंद्र पश्चिमी नेपाल और उत्तरी भारत की तरफ खिसक गया है। ये नया दबाव पिछली 5 सदियों से हिमालय की परतों के नीचे बन रहे तनाव को बढ़ावा दे सकता है। इससे नेपाल और भारत को भूकंप से होने वाले किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के लिए भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर पाना लगभग असंभव है। अप्रैल के दौरान पैदा हुई सीज्मिक वेव्स के ज्यादातर भूमिगत होने के कारण इनकी फ्रीक्वेंसी उम्मीद से कम रही, जिससे जान माल का कम नुकसान हुआ। वैज्ञानिक भूकंप के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों में भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण पर जोर देते हैं। खास तौर से ये सुनिश्चित किया जाता है कि स्कूल की इमारतों का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि वो भूकंप के झटके बर्दाश्त कर सकें। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन की तरफ से स्कूली बच्चों को भूकंप से निपटने की ट्रेनिंग देने की भी सिफारिश की गई है। 1505 में 8.5 के रिक्टर स्केल पर आए भूकंप के बाद इस क्षेत्र में लंबे समय से किसी बड़े भूकंप के आने की संभावना बनी हुई थी। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप को किसी बड़े संभावित भूकंप का अंदेशा माना जा रहा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश और विदेश में चल रही हलचलों पर डालेंगे एक नजर साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय परमाणु कार्यक्रम सामाजिक प्रासंगिकता और शांतिपूर्ण उद्देश्यों को समर्पित है और हम इस क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। ये घोषणा परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कलपक्कम एटॉमिक एनर्जी प्लांट में अपने संबोधन के दौरान की। What is unique about India's nuclear program is that this is a program which is specifically, particularly and primarily devoted to social relevance and to peaceful purposes. उन्होंने परमाणु रिएक्टर और ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत अपनी 4,560 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को अगले 2 दशक में 14 गुना बढ़ाने की तैयारी में है।
देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत रविवार को दिल्ली में सोलर परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस 2015 का आयोजन किया गया, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा सोलर एनर्जी के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सोलर एनर्जी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन इंकॉन विद एसोसिएट्स द्वारा किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने देश में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर राजधानी में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया। कम्युनिकेटिंग साइंस एंड बायो सेफ्टी विषय पर आयोजित इस वर्कशॉप का उद्घाटन आईआईएमसी के डीजी सुनीत टंडन ने किया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य लोगों को बायो सेफ्टी के प्रति जागरूक बनाना था। द एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूधराज को अब इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाएगा। पक्षियों के वर्गीकरण के लिए जारी की गई नई सूची में इसे ये नाम दिया गया है। हर साल अगस्त महीने में पक्षियों का नया वर्गीकरण किया जाता है। इसी के साथ उनके नए नामों की सूची भी जारी की जाती है। दूधराज के नाम में बदलाव के बावजूद इसकी पेरेंट स्पीशी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैज्ञानिक तौर पर अब भी इसे टर्पसिफोन पैराडीसी के तौर पर ही जाना जाएगा। निकोबार में पाई जाने वाली इसकी उपप्रजाति को टर्पसिफोन एफिनिस निकोबरिका का नाम दिया गया है। साथ ही पक्षियों की इस सूची में जामुनी पन मुर्गी यानी पर्पल स्वाम्प हेन को 6 उपप्रजातियों में और स्केली थर्च को 4 उपप्रजातियों में बांटा गया है। इस सूची में गिद्ध की एक नई प्रजाति को भी शामिल किया गया है। विकलांगों की जरूरत को समझते हुए तमिलनाडु के 16 वर्षीय छात्र निशांत कुमार ने एक हैंड फ्री माउस विकसित किया है। This device is extremely cost effective. I have developed it for only $20 and I really hope that this will help all those bright and amazing disabled people to use their talent and be able to use computers and find jobs. ये हैंड फ्री माउस ऑप्टिकल माउस की ही तरह काम करता है। एयर सेंसिटिव माइक्रोफोन वाले इस माउस को हेड गियर की तरह डिजाइन किया गया है। हेड गियर की मूवमेंट के साथ ही स्क्रीन पर माउस चलता है। हर बार ऑपरेटर के माइक्रोफोन पर ब्लो करने के साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस क्लिक करता है। ये हैंड फ्री माउस $20 की कीमत के साथ काफी किफायती भी है। नासा ने हाल ही में एक अंडर वाटर परीक्षण किया है। नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशन या नीमो के नाम से किया गया ये परीक्षण भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में नासा का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परीक्षण नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशन या नीमो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक्वेरियस रीफ बेस में किया गया। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए नए उपकरणों और तकनीकों का परीक्षण करना रहा, जिससे भविष्य में इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने में मदद मिलेगी। ये तमाम परीक्षण पानी के अंदर किए गए क्योंकि पानी गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न स्तरों को संतुलित करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा तत्व जो हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा कवच की तरह काम आता है। बीमारियों से बचाने के अलावा ये हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से भी बचाता है। तो खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और बताएंगे कि ये कैसे हमारे शरीर में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पर चर्चा नहीं होती। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो इंसानी शरीर को मुक्त कणों के नुकसान से बचाकर उसे रोग मुक्त रखने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद अरबों कोशिकाएं पैरासाइट्स के कारण होने वाले संक्रमणों से खतरे का लगातार सामना करती हैं। ऐसा ही एक और बड़ा खतरा है मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स का। एजिंग के इफेक्ट्स को समझाने के लिए किए गए प्रयोगों में पाया गया कि फ्री रेडिकल्स हाईली एक्टिव मेटाबोलाइट हैं जो शरीर में कुदरती तौर पर बन जाते हैं।
फ्री रेडिकल्स का निर्माण ज्यादा व्यायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से होता है। फ्री रेडिकल्स अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रहते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन के जरिए सेलुलर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ऑक्सीडेशन को बायोलॉजिकल रस्टिंग भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन से डीएनए और अन्य सेल संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स से शरीर को कई तरह के खतरे हो सकते हैं। मौजूदा समय में 60 से भी ज्यादा ह्यूमन डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं। इनमें कैंसर, अल्जाइमर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, गठिया और मोतियाबिंद मुख्य हैं। भारत की ओर से इस दिशा में की गई ताजा रिसर्च से पता चला है कि दिमाग के हिपोकैम्पस रीजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन के घटने से अल्जाइमर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल हैं जो अन्य मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो प्राकृतिक ढाल हैं जो हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल के आक्रमण से बचाता है। चूंकि फ्री रेडिकल्स वाटरी कंटेंट्स और लिपिड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ऑक्सीडेंट्स भी दो वैरायटीज में आते हैं, जहां विटामिन सी, पॉलीफेनॉल्स और ग्लूटाथियोन जैसे वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं में मौजूद जलीय तरल पदार्थ और साइटोसोल की रक्षा करते हैं। वहीं लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए, विटामिन ई और लाइपोइक एसिड सेलुलर मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को कई प्रकार के अन्य फायदों के लिए भी जाना जाता है। एक ढाल के रूप में काम करने के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं। ये त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, डैमेज मॉलिक्यूल्स को ठीक करते हैं, शरीर से मरकरी और आर्सेनिक जैसे विषैले धातुओं को बाहर निकालते हैं, साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसरस सेल्स को भी नष्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम और दिल को स्वस्थ रखने में एंटीऑक्सीडेंट्स अहम भूमिका अदा करते हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने और इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने में भी एंटीऑक्सीडेंट्स महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ग्लूटाथियोन, अल्फा-लाइपोइक एसिड और यूबिक्विनोन आदि कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो प्राकृतिक तौर पर शरीर में बनते हैं, जबकि रेस्वेट्रॉल, कैरोटीनॉइड्स, एस्टैक्सेंथिन, विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर भोजन के माध्यम से प्राप्त करता है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स के बिना हमारे शरीर को खतरा बना रहता है। ऐसे बहुत से आसान तरीके हैं जिनसे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है आहार। विशेषज्ञों के मुताबिक ताजा फल और सब्जी के साथ साथ मेवे और ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट के सर्वोत्तम माध्यम हैं। जहां अंगूर में रेस्वेट्रॉल की भरपूर मात्रा है, तो वहीं नारंगी, गाजर में बीटा कैरोटीन और टमाटर में लीकोपीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरीज और रसभरी जैसे छोटे फल और अखरोट जैसे मेवे सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट युक्त ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ग्रीन टी को एपिगैलोकेटेकिन 3 गैलेट से भरपूर होने के लिए जाना जाता है, जो कि एक सशक्त एंटीऑक्सीडेंट है। एक्सरसाइज सहित धूम्रपान ना करना, मीठे से परहेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद लेना शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए एंटीऑक्सीडेंट के महत्व को समझते हुए आजकल एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ सप्लीमेंट लेने का एक रिवाज बढ़ता जा रहा है। हालांकि रिसर्च बताती है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का ज्यादा सेवन भी हानिकारक है। इनका हमारी सेहत पर नकारात्मक असर भी हो सकता है, जिससे स्ट्रोक और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ अन्य डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह एंटीऑक्सीडेंट की खुराक भी कुछ दवाओं के असर को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर एंटीकोआगुलेंट दवाओं के साथ विटामिन ई सप्लीमेंट लेने वाले व्यक्ति में रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है।
हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।